इस रेगुलर चलने वाली बुधवार की इस 14वीं क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आगे हम क्लास प्रारंभ करें, पूर्व प्रार्थना और ओमकार होगा। और यह बुधवार की क्लास आप सभी फीडबैक बुधवार की क्लास के बहुत अद्भुत आ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं इस क्लास में, जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट्स टच किए जा रहे हैं और वह उसमें कंसेप्ट भी है, उसमें ट्रीटमेंट भी है जो आदरणीय अग्रवाल सर हमको पढ़ा रहे हैं। तो वह सब आप जो है अप्लाई कर रहे हैं और सबके अच्छे फीडबैक हैं और आप सब बढ़ चढ़ करके इस बुधवार की क्लास में भाग लेते हैं। तो आइए हम लोग क्लास प्रारंभ करें। इसके पूर्व ओमकार और प्रार्थना करते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर से, जहां अंशु जी और रीता जी मौजूद हैं। हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपने स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तरी जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, तुझ प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता जी। और ट्रीटमेंट का कार्यक्रम इस ऐसे पैंडेमिक के समय में भी संस्थान के द्वारा नियमित रूप से चल रहा है, जिसमें
हेल्थ एंड हेल्प, जो लोग करस्पॉन्डेंस और कैंपस कोर्स में इनरोल्ड हैं या पहले किए हैं, उनके लिए निरंतर आदरणीय अग्रवाल सर कंसल्टिंग कर रहे हैं और उनके लिए राजेश वर्मा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग हैं उनके लिए सुबह 11 से 12 जो पहले कंसल्टिंग चलती है 11 से 1 बजे के बीच में, वह आप अपॉइंटमेंट लेकर के, जिसकी भी सूचना भेजी गई है उसके माध्यम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और 22-23 मई को रेडियोलॉजी पे बेस्ड प्रथम क्लास होने जा रही है। काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका बाकी होगा तो कोशिश करिए कि फ्राइडे तक रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि व्यवस्था की जा सके। और अब हम आइए आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान एस्पस के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज की क्लास के लिए। धन्यवाद अंशु जी, रीता जी और प्रोफेसर अनिल सिंह जी। और मित्रों, आप सभी को का इस कार्यशाला में अभिनंदन, आभार और नमन है। पूरे विश्व से आपके साथ संवाद के स्थापित करने के लिए वैश्विक शक्ति को आहूत करते हुए, मातृ शक्ति, प्रकृति की शक्ति, असीम शक्ति को आहूत करते हुए और एक्यूप्रेशर को भारत में आधुनिक स्वरूप प्रदान करने वाले और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान के प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी को चरण वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए हम चर्चा करते हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात है, 3 बातें इस समय जो है कोविड के 19 के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक है इन्फेक्शन, और वो भी इन्फेक्शन कहां पर? थ्रोट और लंग्स में। ये इन्फेक्शन का प्रसार जो है कि एक्सेस शरीर में या तो नॉस्ट्रल से है या ओरल कैविटी से। इसलिए एकमात्र उपचार जो है और प्राथमिक उपचार और सबसे महत्वपूर्ण उपचार जो है वो ये बताया गया है कि हमें अपने नॉस्ट्रल्स और ओरल कैविटी को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए और हाथ वगैरह को बार बार जब भी मौका मिले तो साबुन से, सैनिटाइजर से इसे साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद भी जो है लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण इन्फेक्शन हो गया है तो भी रोकना है। हम लोग ने अनेक प्रकार से प्रोटोकॉल देने का प्रयास किया है। अब मैं एक प्रोटोकॉल जो आप संभवतः आपके दिमाग से निकल गया है, वर्ष 2000 में परम सूक्ष्म अभिनव में, जिसमें चाइनीज विजडम, टीसीएम, सुजो, डॉक्टर वॉल और यौगिक सिस्टम को का समूह के रूप में महत्वपूर्ण इन्फेक्शन के माध्यम से, सारी मेरिडियन के इन्फेक्शन, लाइटनेस, डार्कनेस के पॉइंट के माध्यम से पूरे शरीर के और जितने होने वाली डिफिशियंसी डिजीज हैं, इन्फ्लेमेटरी है और अनेक प्रकार के अर्थराइटिस, इवन यहाँ तक कि कैंसर आदि में इनका हम लोग ने सफल उपचार किया। आज
एक्यूप्रेशर बहुत एडवांस स्टेज में, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हमें अपर कैविटी चेस्ट रीजन में, और चेस्ट रीजन की कनेक्टिविटी आप जानते हैं कि थ्रोट से, आप जानते हैं लंग्स एज एन ऑर्गन, इसकी कनेक्टिविटी नोज से है, और नॉस्ट्रिल के माध्यम से श्वास और मुख द्वार के माध्यम से भी श्वास का लेना और छोड़ना वैकल्पिक रूप से संभव होता है। मित्रों, इस पूरी चेस्ट रीजन के, जो कि आपने देखा होगा करस्पॉन्डेंस में, एक बार चित्र दिखा दें कि जोन एक्यूप्रेशर जोन थेरेपी में, ये वो थेरेपी एक्यूप्रेशर का है क्योंकि टच थेरेपी को अवॉइड करना है, सेल्फ हेल्प है, और ऐसी दशा में जोन के लिए जोन पर प्रेशर देकर, और थंब जीरो जोन है और चेस्ट डायफ्राम के ऊपर लंग्स हार्ट और बीच में, और उसके हार्ट के माध्यम से जोन 2 में और जोन 2 से 3 में, यानी एक्सक्रीटरी फेज तक हमारा प्रवेश, हमारे टिश्यूज का संचरण होता है। मित्रों, तो फिर एक बार चित्र के माध्यम से अनिल जी दिखा दीजिए, कि आप चाहें तो नोट करना चाहें कर लें, लेकिन ये पीडीएफ शेयर किया जाएगा। LU9, LU6, S7, S6 और P7 और P4, अभी आपने दिखाया था उसको फिर से देखिए। ये जोन 0 जो आपका थंब है वो 0 है, और 1 नंबर जो है आप देख रहे होंगे जहां पे हार्ट और लंग्स के करस्पॉन्डेंस है, जोन नंबर 2, जिसमें लीवर और किडनी, स्प्लीन, स्टमक और 2 पीछे किडनी और पेंक्रियाज हैं, नीचे आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब फिर आप वहीं दिखाएं, और इसका दिखाने का पर्पज ये है कि इस क्षेत्र को इन्फेक्शन रोकने के लिए चाइनीज सिस्टम में, जिसमें कि इंटीग्रेटिव है, सुजोग और टोनिफिकेशन सेडेशन के साथ, बोथ साइड में, यानी देखिए जहां पर आपको सफेद यानी बॉल मैग्नेट दिख रहे हैं अपर जॉइंट में, वो कौन से 3 पॉइंट हैं? वो LU9 टुवर्ड्स द थंब है, बीचों बीच P7 है, और बाहर की तरफ S7 है। उसके नीचे 3 आपको पीले बॉल मैग्नेट दिख रहे हैं, जिसे सेडेशन किया गया है, और वो तीनों टोनिफिकेशन है, और LU के साथ LU6 जो कि टुवर्ड्स थंब है, बीचों बीच P4 है, पेरिकार्डियम 4 नंबर, और टुवर्ड्स द स्मॉल फिंगर S6 है। ये 3 के तीनों सेडेशन है। मित्रों, अगर आपके पास कुछ नहीं, निश्चित रूप से अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, तो सबसे पहला तो आपका हाथ आपके साथ है। मुझे बहुत से पेशेंट ने बताया, और चित्र भी हमने देखे, हॉस्पिटल से इन क्लासेस को सुनते हुए मैंने देखा, और दबाते हुए, क्योंकि न कलर था न मैग्नेट था, लेकिन कलर तो किसी न किसी तरीके से नर्स और डॉक्टर्स कि भाई इनकी जिद है, करने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। और इससे क्या होता है, कलर लगाने से ये सोचकर अलाउ कर दिया गया, और इन बिंदुओं पर आप ब्लैक डॉट लगा दें। लेकिन अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो ये लोकेशंस जान पाएंगे, और नहीं तो आपके मोबाइल में इसके चित्र ब्लैक डॉट के इन्हीं पे, ना आपको टोनिफिकेशन ना सेडेशन का चक्कर है, इन पे केवल 6 पे, और ये बोथ साइड में। मित्रों, ये 2000 से लेके प्रवाह के क्रम में कहीं ना कहीं इनका पुनः स्मरण की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक्यूप्रेशर दबाव देने की आवश्यकता फिर से जागृत हुई है। अब मैं दूसरा, ये जोन नंबर 1 का ट्रीटमेंट है, और इस इन्फेक्शन से
जो ओपेसिटीज हैं, जो खांसी है, जो चेस्ट में ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट में हैवीनेस है, आप इसको करके देखेंगे और आफ्टर कोविड रिकवरी भी दिस कैन बी यूज्ड। ये बोथ साइड में। अब आइए जोन नंबर 2 का हम, क्योंकि जो इन्फेक्शन चेस्ट 1 में है, जोन 1 में है, तो लंग्स हार्ट के माध्यम से ये पहुंचता है हार्ट के माध्यम से जोन 2 और पूरे शरीर में। तो जोन 2 के लिए वहां पर भी पुनः ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। मित्रों, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, नहीं तो अनिल जी दिखा दें। लीवर 3, sp3, k3, ऑल दीज 3 टोन। ये देखिए दोनों मिडिल फिंगर में, दोनों तरफ, क्योंकि बोथ साइड है। और लीवर 6, sp8 और k4, ये सेडेशन है, जो कि पीले आपको दिख रहे हैं। और इस चित्र में तो 2 ही दिख रहे हैं, k3 k4 नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके पास परम सूक्ष्म है, ना हो तो कोई खास बात नहीं है। आपके पास पॉकेट बुक है जिसमें अति सूक्ष्म एक्यूप्रेशर का संज्ञा दी गई है, उसमें है। और फिर एक्सक्रीटरी के लिए यांग रीजन में देना पड़ेगा मित्रों, वो है जोन 3 के लिए Li4, Si4, Tw4 को टोनिफिकेशन, और Si6 और Li7 और Tw6, ये सब के सब सेडेट करने होंगे। 2 पॉइंट आपको और महत्वपूर्ण तरीके से, 2 यानी यूबी के और स्टमक का। यूबी 64 टोन एंड 63 सेडेट, और इसी तरीके से ST42 को टोन और ST34 को सेडेट। ये आपको काले डॉट लगाकर, जो आप बोथ थंब के सारे जॉइंट में, स्मॉल फिंगर के सारे जॉइंट में ब्लैक कलर का भी आपने देखा, अब आप इसको देखेंगे, वो अगर सामान्य है तो ये स्पेसिफिक है और इंटीग्रेटिव है। दोनों के महत्व को आप कम नहीं कर सकते। इसलिए आज के समय में न केवल इन्फेक्शन, ब्रेथलेसनेस, और यहां तक कि उससे होने वाली, उस इन्फेक्शन से होने वाले फीवर है, थ्रोट कंजेशन है, और खांसी, जुकाम और श्वास का फूलना आदि सारी चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए अब हम एक और महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुशीला कामत जी ने आपको the roles of the vitals in perspective of the COVID and all chronic diseases। चलिए, कोविड तो इस समय जो है जानलेवा बना हुआ है, लेकिन क्या उससे पहले कैंसर आदि, हार्ट डिजीज आदि, ये जानलेवा नहीं थी। और मित्रों, हम आपको उन वाइटल्स के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में ऐसे ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो हमारे भोजन की एनालिसिस करके उसमें से सारे वाइटल्स निकालते हैं। आपको मैं इनका रोल दिखाना चाहूंगा। पेज नंबर 6 पे आ जाइए डायरेक्टली। विटामिन डी का जो सेकंड पार्ट है, फंक्शन, इसको फंक्शंस को जूम कर दीजिए। मैं आज आपके सामने, आपने सुना होगा विटामिन डी, तो अब कोविड के उसमें जिंक, बेकोसूल और E2Z, अनेक प्रकार के विटामिन की चर्चा की गई है। लेकिन मैं एक बात आपको बड़ी गंभीरता से बताना चाह रहा हूं कि कोविड के से पहले भी वैज्ञानिक खोज ने और तमाम तरीके के इन्वेस्टिगेशंस ने एकदम ये सिद्ध किया है कि विटामिन डी कहां कहां, जिंक कैसे कैसे, विटामिन सी का क्या रोल है, एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है, और हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ विटामिन और भोजन का पार्ट के रूप में आप इसे न देखें। इसे इम्यून सिस्टम का इम्प्रोवाइजेशन। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप में बड़ी से बड़ी बीमारी
से संघर्ष करने की, लड़ने की क्षमता पैदा होती है। और यही दो चीजें हैं, या तो आप सीनियर सिटीजन हैं जिसमें डिजेनरेशन प्राकृतिक और स्वाभाविक है। आयुर्वेद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि जरा और मृत्यु ये एक स्वाभाविक रोग है, क्योंकि कब किसकी मृत्यु आएगी, लेकिन उम्र के साथ, काल के परिणाम के साथ जो है, पहले 100 इयर्स की लॉन्गेविटी मानी जाती थी, 90 और घटते घटते 80, अब 75 और 80 के बीच में लोग आश्वस्त होकर कहते हैं कि हम ठीक से जीवन 75 to 80 के बीच में जी लेते हैं। लेकिन कोविड ने 60 ऑनवर्ड गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट में कि भाई आपको संभल कर रहना है, आपका इम्यून सिस्टम एक डिजेनरेट हो गया है। किस लिए, कैसे? स्वाभाविक रूप से, ड्यू टू एज, काल के परिणाम से। इसलिए मित्रों, सबसे ज्यादा संभल के रहने की आवश्यकता हुई, और पहले वेव में इसके लोग शिकार भी, लेकिन जिन्होंने नियमित रूप से खान पान और अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखा, अपनी आत्मरक्षा के बारे में, और यदि भोजन में को ग्रहण करके पाचन शक्ति ठीक नहीं थी, तो कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने केमिकल्स और कंपाउंड के रूप में विटामिन और प्रोटीन्स और डिफरेंट टाइप के विटामिन के जो है पैक्स और टैबलेट्स और कैप्सूल के रूप में दिए हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के इम्यून सिस्टम, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और यहाँ तक कि बड़े से बड़े गंभीर रोग को यदि हमने उसकी मेडिसिन खाई, उसी प्रकार से पॉइंट लगाए, लेकिन उसमें पर्याप्त लाभ नहीं हुआ, लेकिन इनके पॉइंट्स या हमने इनके कंपाउंड्स और केमिकल्स के रूप में, टैबलेट के रूप में ग्रहण किया, तो मालूम चला कि जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट कम काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो काम करने लगे, जबकि उसके दवाइयों काम नहीं कर रही थी। लेकिन ये इम्यून सिस्टम की रक्षा करने वाले सारे टिश्यू को के रूप में, वाइटल्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले विटामिन डी है, सी है, जिंक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इन सब ने मिलकर हमारे शरीर के और एक्यूप्रेशर का विमान बढ़ा। मित्रों, इसलिए एक्यूप्रेशर में भी उसके पॉइंट अब देख लिए गए हैं और आप प्रयोग भी कर रहे हैं, और ये प्राकृतिक रूप से मदद कर रहे हैं और बीमारियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने अंगूठे में, हाथ के और पैर के अंगूठे में विटामिन डी के पॉइंट लगाए, तो आप जानते हैं कि जोन थेरेपी से या आरएलवीएम पूरे बॉडी को किस तरीके से, पूरे बॉडी के एक एक टुकड़े को, एक एक टिश्यू को कंट्रोल करता है। तो न केवल ये इम्यून सिस्टम को, रोगों को, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को, मेंसेस, पीरियड के डिसऑर्डर्स को और हार्ट, लंग्स आदि सभी को एक साथ, लेकिन बस आवश्यकता है विजन की, संवाद की, चिंतन की, अध्ययन की और अध्यापन की। और निरंतर रिसर्च के अनुरूप हम लोगों ने देखा, जो विटामिन के पॉइंट हैं वो ऑस्टियोमलेशिया में भी, ऑस्टियोपोरोसिस में भी, और डिजेनरेटिव स्पाइन और बोन डिजीज में भी, और लंग्स और हार्ट और जितने प्रकार के, वही बिंदु, उन्हीं बिंदुओं से उपचार भी है, वाइटैलिटी भी, एनर्जी भी और इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव। पहले हम लोग ट्राइपॉडिक कहते थे, इससे अर्ली डायग्नोसिस होती है और प्रिवेंटिव भी है, और तीसरा इसका उपचार भी हो सकता है। लेकिन अब तो हमें हर चीज पर 3 से काम नहीं चलेगा, ट्रिनिटी नहीं, ट्राइपॉडिक नहीं, टेनिटी। इसके जो हमारा उपचार डायग्नोसिस के लिए, जो हमारे पॉइंट दबाने के लिए हमने चेक किया, तो इस उपचार भी, प्रोटेक्शन भी और साथ में डायग्नोसिस भी। लेकिन अब उपचार किस चीज का है? टिश्यू का भी, सेल का भी, वाइटल्स का भी, इम्यून सिस्टम का भी, उन्हीं बिंदुओं से। ये ऐसा क्या हो गया अचानक? ये बातें क्यों हम करने लगे? मित्रों, ये बातें इसलिए कि निरंतर 25 वर्षों के रिसर्च से नंबर ऑफ पॉइंट्स
कम होते गए और बीमारियां कंट्रोल होने वाली उसका दायरा बढ़ता गया। आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। विटामिन डी पर हमारा क्यों जोर है, आप इसको जाने, इसके नेचर को, इसकी वाइटैलिटी को, और पूरे बॉडी में टिश्यू का जो हमारा अंश है और इसका अंश जो है पार्ट, इसका कंपोनेंट केमिकल कंपोजिशन में और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी प्लाज्मा और ब्लड में है वो लेस देन 1% है सारे के सारे विटामिन मिलके, लेकिन बॉडी की बीमारियों के और इम्यून सिस्टम को मोर देन 90% यही कंट्रोल करते हैं। तो आज हम लोग इनके पॉइंट्स के साथ साथ बीमारी भी इसी से होगी, विटामिन भी इससे मिलेंगे, बोन्स आदि टिश्यू सारी इसकी अभिरक्षा भी होगी और बीमारियां भी होगी। आइए इनको हम जानें और फिर उसके बाद पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। फिर हमारे भोजन में नेचुरल विटामिन के रिसोर्सेस क्या हैं उसकी भी जानकारी करेंगे। आइए इसमें देखें फंक्शंस। It promotes the intestinal absorption of the calcium and phosphorus and promotes the bones dissolution and mineralization. इसका मतलब आप जानने की कोशिश करें। अभी हमने आपको जो है Li4, Li7, Si4, Si6 और UV64 टोन और 63 सिलेट, ST42 टोन, ST43 34 सिलेट। ऐसा क्यों? हमारे बॉडी में विटामिन डी कहां पर अंतिम स्वरूप धारण करता है? वो सारी की सारी जो निर्माण का प्रक्रिया भोजन के माध्यम से पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले मिक्सिंग, और मिक्सिंग से पहले केमिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन, उसके बाद निग्रहण और स्टमक में मिक्सिंग, फिर उसके बाद जो है गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम और पैंक्रियास के माध्यम से एब्जॉर्प्शन सारी चीजों का, और डाइजेशन, जितना भी फूड है उसके एसिमिलेशन के बाद डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, और फिर ब्रेकडाउन के बाद छोटे छोटे पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल्स अलग होते हैं और फिर कंबाइन होके अनेक प्रकार के टिश्यू का निर्माण होता है। अब ये विटामिन डी जो है, आप आयुर्वेद को के कंसेप्ट से जानते हैं। आकाश यानी स्किन, आकाश एलिमेंट है, महाभूत है, लेकिन उसके टिश्यू के रूप में स्किन, और एनर्जी उसका शब्द है। और दूसरा हमारा महाभूत जो है वो है वायु। आकाश के ऑर्गन्स क्या हैं आप जानते हैं? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरे के पूरे ट्रंक एरिया को कवर करते हैं। दूसरा जो है वायु का मतलब संचार, और इसकी एनर्जी है, वायु की एनर्जी जो है, और इसके टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू, मसल्स है। स्किन, अनेक प्रकार की स्किन्स का जब डिपॉजिट्स होती जाती हैं तो फ्लश बन जाता है, और ये जितने भी टिश्यू हैं इसे हम आयुर्वेदिक लैंग्वेज में धातु कहते हैं। चाइनीज सिस्टम में एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट वहां पे जो बताया गया है, यहाँ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दूसरा एलिमेंट है वायु। वायु का जो है ऑर्गन्स क्या है? उसके ऑर्गन हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका भी प्रसार पूरे ट्रंक एरिया को कवर किया हुआ है। और आप जानते हैं कि वायु का अर्थ है बिल्कुल चलते रहना, चलते रहना, संचरण, और यही कार्य
हृदय हृदय का है। रक्त के निर्माण का कार्य जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, हृदय की जो पत्नी के रूप में हम जानते हैं चाइनीज सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रमुख पहला भाग है ड्यूडनम, सेकंड जीजनम और थर्ड इलियम। सारे के सारे रक्त के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ड्यूडनम का, और उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके चारों तरफ रक्त का अंश बनाता है, और रक्त का संचार, न्यूट्रिशन, रक्त के संचार सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे शरीर में न्यूट्रिशन का वितरण होता है। तो मित्रों, ये दूसरा सेट हुआ, और इसके माध्यम से भी आपने देखा यहां पर हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं, नंबर 3 अग्नि। अब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से 13 अग्नियां हैं हर ऑर्गन की, हर टिश्यू की, और बिना अग्नि के जो है किसी भी चीज का केमिकल ब्रेकडाउन के बाद एनाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म की कंप्लीट प्रक्रिया, परिवर्तन की जो कुछ है, और एनर्जी फॉर्म में बदलने का, भोजन के टुकड़े टुकड़े करके एनर्जी के रूप में, धातु के माध्यम से, धातुओं के निर्माण के माध्यम से, अंतिम टारगेट है ऊर्जा का निर्माण। और ये जो है लिवर और गॉल ब्लैडर को असाइन किया गया है। और चौथा है जल, जो कि पूरे ब्रह्मांड का 3/4 भाग है, और शरीर में भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर 3/4 भाग है, और इसके मूर्त रूप ऑर्गन्स हैं। टिश्यू इसका प्लाज्मा है, और अग्नि का ब्लड है, रक्त, आकाश का जो है वो त्वचा और फ्लैश, और एडिपोस टिश्यू, मसल्स, टेंडन्स, ये जो है वायु का है, और तीसरा अग्नि का रक्त है, चौथा प्लाज्मा के रूप में किडनी फिजिकल ऑर्गन है, उसका जो है पेयर्ड ऑर्गन जो है यूरिनरी ब्लैडर है, और लास्ट में पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व का जो है टिश्यू है बोन, और पृथ्वी तत्व के ऑर्गन है स्प्लीन और स्टमक। बाद में छठे और 7वें 8वें 9वें की बात छोड़ दीजिए, 10वें की, लेकिन इन पांचों के माध्यम से अब हमें ये देखें कि विटामिन डी को भोजन के रूप में, भोजन से निकालकर क्या महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक कंसेप्ट में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जब हम इनके नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, यानी जब हम पृथ्वी और स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर प्रीसीडिंग जितने भी महाभूत हैं, तत्व हैं, उनके टिश्यूज हैं, वो उसमें सम्मिलित है। कहने का मतलब, अगर हमने बोन की बात की तो उसमें रक्त के निर्माण का भी जायजा है, और उसके अंदर सारे ऑर्गन्स और उसकी एनर्जी और उसके एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन में दिया है प्रमोट्स द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो हमने भोजन शरीर को एनर्जी देते हैं, ये सारे जो विटामिन और मिनरल्स और मेटल्स हैं, और भोजन से में इनका कंट्रीब्यूशन, इनका एग्जिस्टेंस इतना कम है, लेकिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें से निकालकर और हड्डियों के लिए ताकत प्रदान करता है, कैल्शियम आदि बनाता है, फास्फोरस को, और उसके सिगमेंट के रूप में, कंपोनेंट के रूप में हड्डियों में आप जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण है, कैल्शियम, फास्फोरस और जल। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें कैल्शियम का पार्ट अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो हड्डियां कमजोर होंगी और ऑस्टियोपोरोसिस होगी। और बच्चों को रिकेट्स, पिछली बार भी मैंने बताया था
कि रिकेट्स जैसी गंभीर बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से, लेकिन हम कैल्शियम को समझें, फास्फोरस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आयुर्वेदिक और ईस्टर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, एनर्जी के अनुसार उसको जानने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हमारी हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम जैसी मजबूत और पार्थिव एलिमेंट है और आग्नेय फास्फोरस है, क्योंकि जहां पर अग्नि नहीं वहां पर मजबूती नहीं, और पकाने का किसी भी धातु को, किसी भी मिनरल को, किसी भी मेटल को, सब कच्चा रहता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाने से पहले मिट्टी को पात कर चाक पे चढ़ा के कच्चा घड़ा तो बना दिया, लेकिन जब तक वो आग के दौर से नहीं गुजरता है तो वो घड़े पक्के नहीं बनते। इसी प्रकार से हमारी जितने भी धातु हैं, टिश्यू हैं, जितने भी शरीर के अंदर सेगमेंट है जो कि हमारी शरीर को सौष्ठव, ऊर्जा और मजबूती प्रदान करते हैं, यहां तक कि इम्यून सिस्टम उन्हीं पर आधारित। जब हम अपने शरीर के कुछ बिंदुओं से, मेरिडियन के या RLVM आदि के, आयुर्वेदिक सिस्टम से हो या चाइनीज, उन बिंदुओं पर जब हम विटामिन डी के ट्रीटमेंट करते हैं तो हड्डियों का ट्रीटमेंट, हड्डियों की मजबूती का, इम्यून सिस्टम का और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का और ऑस्टियोमलेशिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज समय हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए, और इसका निर्माण कहां पे, अंतिम स्वरूप जो है विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन पूरे GIT के अंतिम भाग में इंटेस्टाइनल, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए मित्रों, कैल्शियम जो हमारे भोजन से निकालकर एब्जॉर्ब करता है रक्त में, और वही ताकत और वही इम्यून सिस्टम और हड्डियों को भी ताकत देता है, हड्डियों को टूटने से बचाता है, बुढ़ापे से बचाता है, और दूसरी बात ताकत प्रदान करता है चलने में, फिरने में, और अर्थराइटिस जैसी, यानी अर्थराइटिस का मतलब जोड़ों के सूजन को रोकता है, उसके अंदर मेटास्टेसिस यानी कैंसर आदि को रोकता है। न केवल वो विटामिन डी के पॉइंट हैं मित्रों, वो प्रोटेक्शन के भी हैं, डिजेनरेशन के भी हैं, फ्लो यानी हमारी आर्टरीज के जो अंदर रक्त प्रवाहित होता है उसकी ताकत भी उसके अंदर प्रवाहित होती है। और आप जानते हैं कि रक्त चलता रहता है। आप जानते हैं कि हृदय से डिफरेंट वेसल्स, आर्टरीज के माध्यम से जब चलना शुरू होता है तो हर ऑर्गन में जाता है, और फिर लौट कर सारी चीज गंदगी समेट कर पुनः हार्ट में जाता है पोर्टल वेन के माध्यम से, और वहां से शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में जाता है। तो मित्रों, यदि हमारी हड्डियों में, हमारी बोन में, बोन मैरो में, जहां पर रक्त का निर्माण है और उनकी शक्ति प्राप्त करता है, तो ऑक्सीजन भी, अगर विटामिन डी अगर हमारा कम है, हड्डियों की ताकत कम है, विटामिन सी कम है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अपने आप जो है विटामिन, ऑक्सीजन की कमी होगी और अनेक प्रकार के रोग होंगे। और आज की तारीख में जितनी प्रकार की बीमारियां आपके सामने दिख रही हैं, उसमें डॉक्टर सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई दवा दे या ना दे, अर्थराइटिस की दे, क्योंकि है या नहीं है ये बात तो इश्यू दूसरा है, हार्ट की कोई दवाई दे या ना दे, लेकिन मल्टीविटामिन के टेबलेट्स जरूर देते हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग ऐसी हो गई, हमारे इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया, हमारे खान पान की ताकत, पहली बात तो यूरिया और तमाम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के माध्यम से जो ग्रेन की, हमारे अन्न की, हमारे जल की, सबकी शक्तियां छीन हो गई। तो इसलिए विटामिन डी और सी इनके पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि दूसरी बात सुनिए, ये अब्जॉर्ब करता है कैल्शियम और फास्फोरस को नेचुरल तरीके से। जब हम किसी मेरिडियन पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट विटामिन डी के देते हैं तो उसमें फास्फोरस का भी है, और वो हड्डियों को मजबूती और पकाने का काम करता है, और साथ में जो है कैल्शियम भी प्रमोट होता है, और
हड्डियों के अंदर जो चीजें, जो फर्दर उसके अंदर एलिमेंट और मिनरल्स और मेटल्स डिसॉल्व होते हैं, वो भी उसके अंदर प्रमोट करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। यदि उसमें इन्फेक्शन को रोका जाए तो विटामिन डी भी बनना शुरू होगा, फंक्शन भी इंप्रूव करेगा। तो Li4 SI आपने देखा होगा परम सूक्ष्म में 100 बीमारियों का इलाज इन 10-12 पॉइंट से ले लिया। बस कॉम्बिनेशन डेवलप करने की आवश्यकता रही, और यही बात इसीलिए मैंने आज आपके सामने पुनः रखा। और ये क्या करता है, हड्डियों का टेढ़ापन जो बच्चों का होता है, धनुष का आकार होता है, इट प्रिवेंट्स। और एब्जॉर्ब क्या क्या करता है, डिसॉल्व करता है बोन्स के, प्रमोट करता है, और जितने प्रकार के मिनरल्स हैं उन सब का मिनरलाइजेशन करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन के माध्यम से सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करता है, रीअब्जॉर्ब करता है बार बार, और इंक्रीज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट एंड वेरिएबल इफेक्ट ऑन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। और आप जानते हैं कि प्लाज्मा और रक्त, इसके माध्यम से बार बार किडनी में जो है रिसाइकलिंग होकर रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जारी होती है, कोई चीज छूट नहीं पाती। हम जो नया रक्त निर्माण होता है, जो नया पानी फ्लूइड होता है वो तो है, लेकिन काश अगर हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड इन्फेक्टेड हो गया, हमें पता ही नहीं चलता, गंदगी है पता बाद में हमने कई बार बताने की कोशिश की, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसको ये UB64, 63, Li4, Li7, Si4, Si6 आदि ये पॉइंट्स अपने आप इन्फेक्शन रोकेंगे। तो विटामिन, मिनरल्स, मिनरलाइजेशन, हड्डियों की ताकत, ये अपने आप नेचुरल प्रोसेस में शुरू हो जाए। तो मित्रों, ये अब आइए, एंड इट फैसिलिटेट्स इन कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन्स एंड टीथ। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल कम उम्र में ही दांतों में डीमिनरलाइजेशन यानी क्रैक होके, चूरा चूरा होके, छोटे छोटे टुकड़े टूट के गिरने लगते हैं, कैविटी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे डेंटिस्ट माइनर सर्जरी, रूट कैनाल करके और उसमें कैप आदि लगा के जवानी में ही बुढ़ापा आया हुआ उसे रोकने का दांतों के क्षरण को, हड्डियों के क्षरण को कोशिश करता है। लेकिन वो बार बार इस प्रकार से हमें ये काम कराना पड़ता है, और हम इसके लिए एक जनरल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होनी चाहिए। जनरल ट्रीटमेंट हम जो है एक एडवाइस और वो करें, रिकेट्स यानी हड्डियों के कमजोर और मुड़ जाने के लिए ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी को पिछली बार भी बताया था, पैर के एनसीएस टो में 3-4 में 2-3 टोन, 4-5 सीडेड, 0 टोन, 9 सीडेड, और टो नंबर 3 और 4 को ये डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट में 5th वर्टिकल को अपोजिट फ्लो में 3-5 टोन, 2-4 सीडेड। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने आ रही है। विटामिन डी केवल एक बोन का प्रमोटर नहीं है, बोन को ही ताकत नहीं देता। आप जानते हैं कि हमारी विटामिन डी जो है, आगे का आप देखेंगे, इट्स नेचर ऑफ एक्टिंग लाइक ए प्री हार्मोन एंड ऑल्सो ए न्यूट्रिएंट इज यूनिक। आप देखें कि जो हमारे थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस और आपके गोनेड्स, एड्रिनल और पिट्यूटरी, पीनियल आदि, आप जानते हैं कि ये, और पैंक्रियास, ये सारे के सारे क्या है, इनसे हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे हार्मोन्स जो है, लेकिन हार्मोन्स की ताकत क्या है, वो पूरे सारे जितने बॉडी में सिस्टम है उन सब का कंट्रोलर न्यूरो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस, और उसको भी कंट्रोल करता है हार्मोन। तो ये विटामिन डी, इसका नेचर हार्मोन के प्री कंडीशन जैसा है, यानी इसमें हार्मोन की भी ताकत है।
इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, बड़ी छोटी क्वांटिटी में होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप देखिए आज सारा जितना भी हमारा ट्रीटमेंट है, जितनी भी चर्चा है, जिनका जो अपनी क्वांटिटी में बहुत कम है लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आप ये जानकर आपको हैरत होगी कि विटामिन जितने भी हैं, जितने भी हार्मोन हैं, क्वांटिटी वाइज बहुत कम है, लेकिन उनका जो है नियंत्रण और पूरे बॉडी को, आप इस पे, ये तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आज के विषय में कि आप विटामिन डी को रोल को समझें। वैज्ञानिकों ने पिछले 20 वर्षों में इसकी इतनी स्टडी की है और हम लोगों ने धीरे से उसे पकड़ के और मेरिडियन सिस्टम में करके बिना नेचुरल तरीके के विटामिन डी का और जितनी आवश्यकता है उतना ही बॉडी में कैसे पता लगे विटामिन डी की डिफिशियंसी का, जब रात को जो है छटपटाएं, जोड़ जोड़ दुखते रहें, जोड़ जोड़ दुखते रहें, ये करने से चाहे किसी भी उम्र के हों तो आप निश्चित रूप से इसको मानिए कि विटामिन डी की डिफिशियंसी है। और उसके लिए पॉइंट हाथ और पैर में, दोनों अंगूठे में, आपने देखा होगा ये अनेक प्रकार के प्रोटोकॉल दिए हुए, लेकिन आज आपको ये महत्वपूर्ण ढंग से बताया जा रहा है कि क्यों। अब एक नीचे की बात देखिए, इट इज ऑल्सो ए न्यूट्रिएंट, और वो भी यूनिक है। आप अनेक प्रकार के फल खाते हैं, घी, हलवा, खीर, रोटी, चावल, दाल, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और जब 60,000 का जो के का विटामिन डी का पैक या पाउच, जिसको हम कैल्सिफेरॉल कहते हैं, और वो या जो है टैबलेट के रूप में लेते हैं, जो कि पानी में सॉल्वेंट नहीं होता, फैट सॉल्वेंट होता है, इसलिए अक्सर दूध के साथ, एक कप साथ दूध के साथ लिया जाता है। आप देखेंगे कि हफ्ते में और डॉक्टर महीने में एडवाइस करते हैं, लेकिन आज के बच्चों में, वृद्ध में तो नेचुरल कमी होती है, लेकिन बच्चों में भी जो 30 से 50 होना चाहिए, बिलो 10 पाया जाता है। उनकी हड्डियां, लोग कहते हैं कि स्कूल के बस्ते की बोझ की वजह से कंधा टूट रहा है, कमर में दर्द हो रहा, बेचैन हो रहे हैं और कभी कभी चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो मित्रों, विटामिन डी की कमी शरीर में सौष्ठव की कमी है, हड्डियों को कमजोर बनाती है, अब सारे जो टिश्यू हैं उनकी ताकत को घटाती हैं, इम्यून सिस्टम को घटाती हैं, और कैसी कैसी बीमारियां। अब आगे देखिए, विटामिन डी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन ऑल ओवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर सारे रिसेप्टर हैं और विटामिन डी के रिसेप्टर हैं। जहां भी अगर घुटने के रिसेप्टर में विटामिन डी नहीं पहुंच पा रहा है तो घुटने में दर्द होगा, अलार्म आता है। आप कितने ही कुछ भी कर लीजिए, मेडिसिन खा लीजिए, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट जब तक नहीं खाते हैं तब तक उसमें लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही कभी हाथ की उंगलियों में तो पैर में, टोज में, जहां जहां हड्डियां हैं और हड्डियों के ऊपर मसल्स और कवरिंग है और उसमें सर्कुलेशन रात के समय, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि विटामिन डी आपको परेशान कर रहा है किसी भी उम्र में। आजकल तो बच्चों से लेकर बड़ों तक अधेड़ उम्र में, 30, 40 साल, 50 साल की, 60 साल की उम्र में सभी को। तो ये क्यों ना हम घर में अपने भोजन को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से लें कि हमें भोजन में से के माध्यम से नेचुरल तरीके से, और भोजन में ना ग्रहण कर पाए तो मैग्नेट लगाकर भोजन से एक्सट्रैक्ट करके और टिश्यूज को ताकतवर बनाने का ये मार्ग है। तो आप जानते भी होंगे, अगर हमें डायफ्राम से नीचे के ऑर्गन को ताकत देनी, हड्डियों को, टिश्यूज को, और या आप चाइनीज सिस्टम को जानते हैं कि नीचे के यानी टो नंबर 09 में 4-5 और 3-6 RLVM में 4-5 सीडेड 3-6 टोन, ये हमारी खास तौर से लोड बेरिंग जॉइंट्स जितने भी हैं, यानी हमारे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट,
इन सबको इंस्टेंट ताकत प्रोवाइड करते हैं। और धीरे धीरे जब आपको लगे कि दर्द खत्म हो रहा है, आपके पॉइंट्स स्पाइन के और बाकी चीजों के काम कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर ब्रेक कर दीजिए, फिर 3 महीने बाद लगाइए। फिर आपको अगर इस प्रकार के सिम्टम्स डेवलप हो तो ये नेचुरल तरीके से इम्यून सिस्टम को, हमारे टिश्यूज के, हमारी बोन के, हमारी ब्लड की, सबकी ताकत को बढ़ाएगा। और भोजन आदि सारी जितने भी हैं, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूं, टो नंबर 0 और 9 और हाथ के दोनों थंब में 4-5 RLVM और 3-6 RLVM, 4-5-3-6 RLVM में 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। मैं बड़ी गंभीरता से ये बताना चाह रहा हूं कि सिर दर्द से लेके, हड्डियों में दर्द से लेके, कमर दर्द से लेके और हमारी पाचन शक्ति और श्वास सभी प्रक्रियाओं में, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी, उनके फंक्शन को इंप्रूव करता है, टिश्यू के फंक्शन को, सेल के फंक्शन को, और हमारे दुख और दर्द को हरण करता है 4-5-3-6 RLVM। अब आइए एक बहुत बड़ी बात कि जगह जगह रिसेप्टर हैं, तो वहां के ज्वाइंट पे अगर वो कमी है तो कहीं नी पेन होगा, कहीं हिप रीजन का पेन होगा, कभी एल्बो में होगा, तो कभी शोल्डर का, कभी। अब आइए दूसरा एक वर्ड हम आपको बताते हैं, यूज्ड इन फाइब्रोमाइल्जिया। विटामिन डी से एक बहुत बड़ी बीमारी, व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? हमने आपको बताया कि आयुर्वेदिक कंसेप्ट के अनुसार अगर 5 एलिमेंट हैं और 10 द्रव्य हैं तो 7 धातुएं हैं, टिश्यूज हैं। ब्लड सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा है, स्किन है, एडिपोज टिश्यू, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, बोन मैरो हैं, और ओवा सीमेन आती है। व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? हमारे शरीर में जितने ज्वाइंट हैं वो सारे फ्लेक्सिबल हैं, और उनमें जो है मूवमेंट है। ये हमारा हाथ है, यदि यूं अकड़ा रहे और हम मोड़ ना पाए, गर्दन हम हिला ना पाए, ऊपर नीचे ना कर पाए, पैर नी ज्वाइंट और इन सब में मोड़ ना पाए, झुक ना पाए, अगर मसल्स जो है कड़ी हो जाए और वो फाइबर चिपक जाए आपस में, और उनके जो है मसल्स के प्रत्येक ज्वाइंट के ऊपर कितने टिश्यू होते हैं, वहां पर पहले तो हड्डी है, फिर उसके अंदर उन हड्डियों को जोड़कर लिगामेंट, और बिल्कुल जैसे हम लोग अपने नेचर में नेचुरल तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं लकड़ियों का, कठोर वस्तुओं का, उसमें छेद करते हैं, टेंडन बांधते हैं, जोड़ लगाते हैं, गुल्ली बांधते हैं, गुल्ली लगाते हैं, और फिर मूवमेंट के लिए एक एंगल बना के जोड़ को हम फिक्स करते हैं। उसी तरीके से हर एक जोड़ पे उसमें ब्लड वेसल्स हैं ताकि हमेशा हरा भरा रहे, ताकत, न्यूट्रिशन मिले। नर्व है ताकि हर चीज को कार्य करने की ताकत, पावर सप्लाई हो, और मसल्स की जोड़ों को मूवमेंट के लिए मसल्स हैं। तो उसे फाइब्रो का मतलब फाइबर भी है, स्किन भी है, टेंडन भी है, और मसल्स भी है, और नर्व भी है। ये सारा कंबाइंड वहां पर एक स्वरूप है। अगर एक भी नर्व ही में जो है इंपल्स की कमी होगी, या ब्लड वेसल्स का जो है मूवमेंट, और उसके अंदर पोटेंट ब्लड नहीं होगा, इन्फेक्टेड होगा, या जो है एनीमिक ब्लड होगा, उसके अंदर ताकत कम होगी, तो घुटना रोएगा, दर्द होगा, ज्वाइंट चीख चीख कर रोएंगे, और उसके अंदर विटामिन डी और ये सारी चीजें। तो फाइबर यानी पतला पड़ गया है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, नर्व जो है कहीं दब गई है, और ब्लड वेसल्स में से ब्लड का संरक्षण, इसे दिस टोटलिटी इज नोन एज फाइब्रोमाइल्जिया। और इसका दर्द जो है बिल्कुल इतना ऐसा गंभीर, इतना सीवियर पेन होता है, और पूरे पैर में यही नहीं पता चलता कि किस जॉइंट से, हिप जॉइंट से लेके नी से लेके एंकल तक, और कहते हैं कि पूरे के पूरा
एक बड़ी नर्व होती है जैसे सियाटिका, तो कभी बोलते हैं कि सियाटिका पेन है, कभी बोलते हैं अर्थराइटिस है, लेकिन हमारी रिसर्च और स्टडी ने ये बताया न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस। पहले तो डॉक्टर कहते थे ये तो आज तक हम लोग ने, ये कौन सी बातें हैं, हमने कहा लेमैन वाली बातें हैं, और सब मिलाकर जो है होलिस्टिक बातें हैं। इसमें जो है आर्टरीज के मूवमेंट का भी है, न्यूट्रिशन का भी है, और गंदे ब्लड को निकालने का वेनस ब्लड भी है, लिम्फेटिक सिस्टम भी है, और मसल्स। इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया एक गंभीर बीमारी है। अगर कमर के में फाइब्रोमाइल्जिया होगा, कंधे में होगा, एल्बो में होगा, तो समझिए कि स्पेसिफिक रूप से सिगमेंटल फाइब्रोमाइल्जिया इतनी गंभीर और खतरनाक होगी जिसकी आप चर्चा और कल्पना नहीं कर सकते। एंड दिस विटामिन डी इज यूज्ड इन द फाइब्रोमाइल्जिया। इसका मतलब, यूज करने का मतलब क्या, अगर इसको वहां के जितने भी टिश्यूज हैं उनको ताकत प्रदान करता है, उनके गुस्से को शांत करता है, उनके दर्द को, दुख दर्द को एलिविएट करने में बड़ी मदद करता है। ये बड़ा मैत्री भाव है, बहुत ही सरपंच है सबका। और तो और सुनिए, ऑटो इम्यून डिजीज को भी, हमारे नर्वस सिस्टम में भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक आपने वर्ड सुना होगा, ऑटो नर्वस सिस्टम, यानी एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। एक अपने आप जो है सदैव काम करता रहता है, और एक ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम जब भी किसी को नहीं कुछ समझ में आती तो बोल देते हैं कि इसका, ये तो ऑटो इम्यून सिस्टम की डिजीज है, इट इज इनक्योरेबल। लेकिन नहीं, आज से आपको इस गंभीर चर्चा से ये मालूम होना चाहिए कि विटामिन डी की डिफिशियंसी हमें किस किस तरीके के रोगों से रूबरू कराता है। फाइब्रोमाइल्जिया, ऑटो इम्यून सिस्टम, बोन का डीके, डीजनरेशन, रिकेट्स, और ऑस्टियोपोरोसिस, और यहां तक कि ऑस्टियोफाइटोसिस भी, स्लिप डिस्क, डीजनरेटिव, और यदि और तो और विटामिन डी के इम्यून सिस्टम की डिजीज को, और यहां तक कि इसके पॉजिटिव बेनिफिट हैं इन कोविड, लाइक विटामिन सी इन स्कर्वी एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट यूज इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फीटस। यानी जब गर्भाशय में जब बच्चा पल रहा होता है तो भी विटामिन डी की डिफिशियंसी बच्चे और माँ को, यानी बच्चे को जब पैदा होता है तो रिकेट और बोलेक्स हो जाते हैं, और माँ को जोड़ के रोग। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान तीमारदारी और विटामिन डी और आदि कमी, नेचुरल प्रोसेस में कमी हो जाती है, और चूंकि खान पान, वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता, कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता। नए नए प्रेगनेंसी हुई, पहली बार हुई, और आज तो पहली और आखिरी दोनों वही होती है। तो लिहाजा ऐसी कंडीशन में, और कोविड लाइक उसके साथ साथ पूरे, मैंने बताया कि जीवन पर्यंत कोविड में तो चूंकि इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन को ससेप्टेबल ना हो, इसलिए जरूरी है। और जिस तरीके से आंखों के रोग के लिए विटामिन सी, स्कर्वी के लिए, और फॉलिक एसिड आदि जो कि सप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं फीटस के लिए भी, और पोस्ट फीटल जनरेशन के लिए भी। और एक चीज है इसमें कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है वो सनरेज है। नेक्स्ट आप देखिए, इन वाइटर स्किन इट इज फॉर्म 20 टाइम्स क्विकर and believed to show adaptive advantage over darker skins, where melanin prevents the sun rays acting on the skin to convert it into the active form of the vitamin D. अब आप देखिए कि सूर्य की किरणों के सामने एक्सपोजर दो तरीके के, बहुत जिनका गेहूं रंग नहीं है, डार्क स्किन है, जिनका मेलेनिन का कंपोजिशन जो है, और एक व्हाइट स्किन है। व्हाइट स्किन को
20 टाइम्स मोर एडेप्टेबिलिटी है और क्विक है, जबकि डार्कर स्किन के लिए आप देखेंगे कि अफ्रीका और इन सब के जिनकी डार्कर स्किन है वो सनरेज में उनको तो खुद ही बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग है, इसलिए उनको, लेकिन जो व्हाइट स्किन है, क्यों व्हाइट स्किन हो गए? क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नेचुरल तरीके से उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, दिन भर जो है एसी में या बंद कमरों में काम करते रहते हैं और नेचुरल एक्सपोजर ऑफ द सन नहीं होता। लेकिन जब होता है तो कहते हैं नहीं, हम सामने नहीं बैठेंगे, हमारी व्हाइट जितनी स्किन है वो कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी ग्रहण करते हैं तो व्हाइट स्किन वाले जो लोग हैं 20 टाइम्स मोर क्विक एडेप्टेबिलिटी होती है। एक ये भी तत्व आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनकी गोरी चमड़ी है उनको थोड़ा सा, अगर अन्यथा गेहुआ रंग वालों को 30 मिनट्स है तो उनको 5 मिनट से में ही काम चल जाएगा, और ये महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है कि इट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन सर्कुलेटेड टू द लीवर वेयर इट इज चेंज टू ए मोर एक्टिव फॉर्म एंड सेंट टू द किडनी टू मोस्ट एक्टिव फॉर्म। Relationship of the demineralization of the bone in kidney failure patients is well known। अब आप देखें कि लीवर और किडनी का रोल विटामिन डी के निर्माण में कितना बड़ा है, और यदि उसको ही विटामिन डी नहीं मिले उनकी एक्टिविटी के, उनके परफॉर्मेंस के, आप चाइनीज सिस्टम में जानते हैं कि किडनी का बोन टिश्यू क्या है? बोन है, और वही अगर डीमिनरलाइजेशन हो गया, उसकी ताकत जो है, क्योंकि मिनरलाइजेशन के लिए जो डिसोल्यूशन है वो विटामिन डी करता है, और अगर विटामिन डी की कमी है तो किडनी के फेल्योर को भी प्रेसिपिटेट करेगा और डीमिनरलाइजेशन। तो इसलिए किडनी फेल्योर हो, चाहे हार्ट फेल्योर हो, चाहे लीवर का सिरोसिस हो, इसमें विटामिन डी का रोल बहुत बड़ा है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट, ट्रीटमेंट के लिए भी और उसके इम्यून सिस्टम को भी, और ऑटो इम्यून सिस्टम को भी, सर्कुलेट सारी चीज को इंप्रूव करता है। इसलिए महंगा है और बहुत कम क्वांटिटी में शरीर में इसकी आवश्यकता होती है, और ये प्लाज्मा और ब्लड के में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन वाइटलिटी बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट है, इट इज प्रोड्यूस्ड in the skin circulated such as vitamin D acts as an anti-inflammatory as well as antiviral in COVID disease। अब आपको समझ में आ गया कि मैं इतना इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि क्रोनिक अर्थराइटिस में दो चीजों के बहुत बड़े रोल है। ये तो कोविड तो अभी सारा एक्यूट कंडीशंस को पैदा किया, इसने तो जान ही सबकी जो है खतरे में डाल दी। अगर हमारे विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर हम ना कैरी करते तो हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता। जिन जिन का था उनको काफी अभयदान मिला है, अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो क्योर हो गया, कंट्रोल हो गया। और जिन्होंने, इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले विटामिन सी, जिंक के टैबलेट, सेलेनियम और मल्टीविटामिन और खास तौर से विटामिन डी के पैक कंपल्सरी रूप से देते हैं, और राइटली। और हम लोग, अब आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर आपको पूरे बॉडी का मल्टीविटामिन का पैक देना है तो राइट थम 5-6 LHM में और 10 पॉइंट्स। 5-6 LHM, why? Because 5 includes all tissues. 6 is the combination of काल of time and space. All the metaphysical, all the physical organs represented by the Akash, Vayu, Agni, Jal, Prithvi, yani 1, 2, 3, 4, 5, and 6 is the time, that is the nervous system and autoimmune system, and all the systems and all the tissues are to be covered. Right thumb, 5-6 LHM, all the 10 points, that is surgical strike. Because हमारे शरीर का जितने भी टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं, उनमें हमें उनके
इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है सर्जिकल स्ट्राइक करके 24579 सेडेट 01368 टोन। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मल्टीविटामिन के लिए खास तौर से विटामिन डी की डिफिशियंसी हर एक टिश्यू के लिए राइट थंब के 5-6 LHM में 24579 सेडेट 01368 टोन। This is the most important treatment for all the tissues, organs and body के nervous system, immune system, दर्द के लिए भी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ताकत भी देता है, हड्डियों को भी देता है, रक्त के संचरण में मदद करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और इस चर्चा के साथ साथ हम लोग आगे और भी बहुत सी बातों पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्योंकि हमने एक महत्व को जाना विटामिन डी को, इसका रोल पूरे शरीर के टिश्यूज के, ऑर्गन के, सब पार्ट के, इवन सेल लेवल तक कहाँ तक इसका एक्सेस है, कहाँ तक इसका प्रयोग है और कितनी दूर तक ले जाए। आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि विटामिन डी ही सब कुछ है तो फिर हम दवा ना खाएं, विटामिन डी लेकिन आर्टिफिशियल नहीं। हमें अपने भोजन में ये पहचान होनी चाहिए किन चीजों में और किस प्रकार से हमारा डाइजेशन अगर इम्प्रूव नहीं होगा, अगर हमें एसिडिटी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगा, तो जब भोजन से वाइटल तो दूर रहा, टिश्यूज का निर्माण मुश्किल, उसी पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए हमें बाहर की दवाइयों के रूप में, टैबलेट के रूप में, पैक के रूप में लेना पड़ता है। हमें सबसे पहले नेचुरल तरीके से लेने के मार्ग और भोजन की क्वालिटी और किस किस प्रकार के भोजन से, सलाद से, पत्तियों से और वेजिटेबल से, फ्रूट से और अन्य प्रकार के जितने भी ग्रेन्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही हम अपने भोजन को, बाहर के भोजन से, घर के भोजन को, अपनी ऑर्गेनिक फूड को, वेजिटेबल्स को और साफ सुथरी हो और कोशिश ये हो कि अधिक से अधिक यूरिया और फर्टिलाइजर से के बिना साधारण खाद से अपने ऐसी कृषि का दायरा भी बढ़ाया जाए और भले ही महंगे दिए जाए, लेकिन एक बार में 35 रुपए के टैबलेट की जगह 35 रुपए के भोजन के उन घटकों को, दूध को, दही को, जहां से भी मिलता है और सब्जियों से, इन सब से हम और शुद्धता से इनका निर्माण करें, ग्रहण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निश्चित रूप से बहुत थोड़ी सी बात हम लोग 1 घंटे में कह पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके मन और मस्तिष्क में इसके महत्व को और एक्यूप्रेशर और भोजन के महत्व को आप जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत क्लास के लिए। और आप सभी ने आज सीखा कि किस तरह अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन का ट्रीटमेंट सिंपल जो है डार्कनेस लाइटनेस पॉइंट से, जो परम सूक्ष्म अभिनव में और अति सूक्ष्म अभिनव में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो किताबें आप रेफर करके और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो आप दे सकते हैं, कलर से, ब्लैक कलर से या फिर मैग्नेट से। और उसके बाद आपने विटामिन डी का उपयोग आज देखा, उसका ट्रीटमेंट भी लिखा। निश्चित रूप से यह उपयोगी है, आप उपयोग करें और फीडबैक दें। और एक बार हम फिर से रिमाइंड कर देंगे कि 22 और 23 मई को पहली बार रेडियोलॉजी पर बेस क्लास होने जा रही है। आप लोगों में से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया हो वे अवश्य करा लें। और 5 और 6 जून को ECM पर बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग होगी। जो लोग नए लोग जुड़ना चाहें उस बेसिक ट्रेनिंग में, या जिनको जोड़ना चाहें वह अवश्य रजिस्ट्रेशन करा दें। तो आज बुधवार की क्लास यहाँ पूर्ण होती है, अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। आप सभी मेरा एक जुड़े। निवेदन भी है कि हमें इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग में हमें प्रेरित करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि लोगों को हर माह में एक बार चाइनीज TCM जिसमें सुजोग संबंधित होता है, सुजोग सहित होता है, उसके करस्पॉन्डेंट, और जुलाई में या जून में यदि चाइनीज का होगा तो जुलाई में बेसिक ट्रेनिंग होगी।
आयुर्वेद की। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम घर घर में इस जागृति को और वैश्विक रूप से और आज ऑनलाइन के माध्यम से देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में हम फैल सकते हैं, बता सकते हैं। और एक्यूप्रेशर को कोविड के समय में भी कलर थेरेपी, कोविड की और एक्यूप्रेशर की, जोन थेरेपी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। आपसे पुनः ये अनुरोध करते हुए कि हमें अपना दायित्व जरूर निभाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी जुड़े इस क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।